गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप। इससे पिछले क्लास में हमने हीट इंजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हीट पंप के बारे में। देखिए हीट पंप क्या होता है। हीट पंप्स मेंटेन हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग्स। ऊष्मा पंप परिस्थान सराउंडिंग से ज़्यादा उच्च तापमान बनाए रखने के कार्य में प्रयुक्त होता है। देखिए इंपॉर्टेंट करके मैंने लिखा है अपोजिट ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन जो आप पढ़े हैं उसका जस्ट अपोजिट है ये। देखिए ये हुआ हीट पंप। सराउंडिंग मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर, वातावरण, वहाँ से इसने हीट लिया, Q2 हीट निकाला, एक्सट्रैक्ट किया और इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया, हमने वर्क इनपुट दिया, तो इसने हीट सप्लाई किया किसके अंदर, रूम के अंदर। हीट पंप को हम रूम में लगाते हैं, जो क्या करता है बाहर से हीट एक्सट्रैक्ट करके अंदर फेंकता है और अंदर के टेम्परेचर को गर्म बनाए रखता है। ठंडे जगहों में, कोल्ड स्टेट्स में इसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए बाहर का टेम्परेचर कम है, वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और कहाँ फेंक रहा है, रूम में फेंक रहा है। ठीक है, तो रूम का टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया T1। लेकिन अब देखिए ये ज़्यादा टेम्परेचर है T1 और T2 कम टेम्परेचर है। अब ऊष्मा का प्रवाह जो हो रहा है, हीट फ्लो जो हो रहा है, वो कम तापमान से उच्च तापमान की ओर हो रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल वर्क इनपुट ना हो, बाहरी कोई कार्य ना प्रदान किया गया हो। तो हम जैसे पंप चलाते हैं तो उसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, स्विच चालू करते हैं, उसके बाद ही पंप वर्क करता है। सेम ऐसे ही हीट पंप में भी पहले वर्क दिया जाता है। T1 जो है वो है हायर टेम्परेचर, Q1 जो है वो है हीट एब्जॉर्ब्ड, Q2 जो है हीट रिजेक्टेड, W वर्क इनपुट। ओके, और यहाँ पर हम इफिशिएंसी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे नया वर्ड यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, COP या EPR। जब भी हीट फ्लो अपोजिट होता है तो इफिशिएंसी यूज़ नहीं करते, इसलिए इफिशिएंसी को कट कर दिया मैंने, लिखा है COP या EPR। COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, EPR मतलब एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। सेम चीज़ें हैं। COP का फुल फॉर्म कुछ रिटर्न एग्जाम्स में पूछता है। क्या पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COP। 4 ऑप्शन होते हैं। द करेक्ट आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। T2 यहाँ पर है लोअर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके, अब इसका COP या फिर एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो या जिसको निष्पादन गुणांक कहा जाता है उसको देखते हैं। COP क्या है, सेम चीज़ है, आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, मतलब हमको किस हीट से मतलब है, इसने वातावरण से कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया उससे हमको मतलब नहीं है। हमको हमारा मीनिंग किस चीज़ से है कि हमारे रूम के अंदर कितना हीट सप्लाई हो रहा है, Q1 से मतलब है। तो हमारा आउटपुट हो गया Q1 और हमारा इनपुट हो गया W, Q1 बाई W। अब यहाँ पे देखिए Q2 प्लस W दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, Q1 बना रहे हैं। इसलिए यहाँ लिख दिया हमने W प्लस Q2 इक्वल टू Q1 या W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो Q1 बाई W में जब हमने रख दिया, Q1 बाई Q1 माइनस Q2 हो गया। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल साइकिल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर कहीं पर रिवर्सिबल साइकिल सिर्फ बोला है या कार्नोट साइकिल बोला है या टेम्परेचर के टर्म्स मिले हैं, तब न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको यूज़ करना है टेम्परेचर टर्म्स को। देखिए इसका फार्मूला आया Q1 बाई W। अब मैं आपको हीट इंजन का फार्मूला दिखा रहा हूँ। हीट इंजन का एफिशिएंसी का फार्मूला आया था W बाई Q1। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है कि अपोजिट ऑफ हीट इंजन। आपने हीट इंजन को जो पढ़ा है ये बस जस्ट उसी का अपोजिट है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर को हिंदी में कहा जाता है पसित्र। रेफ्रिजरेटर क्या होता है तो देखते हैं। रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग्स। मीन्स यह एक निकाय है जो बाह्य यांत्रिक कार्य का उपयोग कर कम तापमान T2 से उच्च तापमान T1 में ऊष्मा का अंतरण करता है। ओके, देखिए इसका डायग्राम बनाए हैं यहाँ पर। सराउंडिंग T1 स्पेस T2, फ्रिज का है ये, समझ लीजिए। देखिए ये रेफ्रिजरेटर है मान लीजिए। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर का स्पेस है अंदर का और ये बाहर का सराउंडिंग है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, स्पेस से, अपने अंदर का जो स्पेस है वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको कहाँ फेंकता है, बाहर एटमॉस्फेयर में। तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है T1, अंदर का टेम्परेचर कम है T2, इसलिए ये अंदर का स्पेस है, इसलिए इसको स्पेस लिख दिया गया है। ये बाहर का टेम्परेचर है T1, ये सराउंडिंग हो गया।
अब अंदर लो टेम्परेचर है, बाहर हाई टेम्परेचर। ऐसा कब हो सकता है कि जब उसमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो करे? जब उसमें एक्सटर्नल वर्क इनपुट दिया जाए, इसीलिए उसमें हमेशा हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तब तक वर्क नहीं करेगा रेफ्रिजरेटर। ओके, अब इसका फार्मूला देखते हैं। COP इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट बाई एनर्जी इनपुट। ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, आप चाहें तो आउटपुट बाई इनपुट भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर होगा कि आप डिजायर्ड इफेक्ट बाई एनर्जी इनपुट लिखें। अब देखिए यहाँ पर दो हीट है, यहाँ पर Q1 भी है, Q2 भी है। हमको किस हीट से मतलब है कि ये बाहर कितना हीट फेंक रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मीनिंग किस चीज़ से है? हमको मीनिंग है कि इसने फ्रिज के अंदर से कितना हीट को एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला, क्योंकि ये जितना ज़्यादा हीट निकालेगा उतना ही जल्दी फ्रिज ठंडा होगा। ओके, तो COP जो हो गया डिजायर्ड इफेक्ट हमारा हो गया Q2, तो लिख दिया हमने Q2। एनर्जी इनपुट क्या जा रहा है? W, तो ये हो गया W। COP Q2 और W का वैल्यू क्या हो जाएगा? W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, या फिर W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सारे तीनों हीट इंजन हो, चाहे हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटर हो, तीनों में ही W जो है वो Q1 माइनस Q2 होता है। तो यहाँ पर W की जगह रख दिया हमने Q1 माइनस Q2। ये सारे साइकिल्स में इस फार्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं, पर अगर कहीं पर रिवर्सिबल साइकिल या कार्नोट साइकिल लिखा हुआ है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे T2 बाई Q2 को रिप्लेस करेंगे T2 से, Q1 को रिप्लेस करेंगे T1 से, Q2 को रिप्लेस करेंगे T2 से। ओके, और इसके अलावा अगर कहीं नहीं लिखा हुआ रिवर्सिबल साइकिल या कार्नोट साइकिल मेंशन नहीं किया हुआ है, परंतु क्वेश्चन में टेम्परेचर टर्म्स दिए हुए हैं आपको, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, COP इजिकल टू T2 बाई T1 माइनस T2 को। तो अभी तक हमने तीनों जो पढ़े हुए हैं, इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हीट इंजन का फॉर्मूला है W बाई Q1। ओके, हीट पंप जस्ट अपोजिट है Q1 बाई W। ओके, और रेफ्रिजरेटर जो है वो है Q2 बाई W। ओके, हीट इंजन का W बाई Q1, हीट पंप का Q1 बाई W और रेफ्रिजरेटर का Q2 बाई W। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए, एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या रिलेशन है, ये अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम COP ऑफ हीट पंप में माइनस करें COP ऑफ रेफ्रिजरेटर को, इन दोनों के COP को माइनस करें, तो हीट पंप का COP होता है Q1 बाई Q1 माइनस Q2 और रेफ्रिजरेटर का COP होता है Q2 बाई Q1 माइनस Q2। इक्वल टू कर देंगे Q1 माइनस Q2 बाई Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है। तो Q1 माइनस Q2 यहाँ हो गया और Q1 माइनस Q2 ऊपर भी हो गया, ये दोनों कैंसिल होंगे, आपको मिल गया 1। तो रिलेशन क्या निकला? COP, हीट पंप के COP में जब हम माइनस करते हैं रेफ्रिजरेटर के COP को, तो वो आता है 1। या फिर इस रिलेशन को इस तरह से हम समझ सकते हैं, मैथ्स इज द साइंस मदर ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ्स से बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है। देखिए, COP ऑफ HP क्या हो गया? 1 ऑफ COP और R। अगर सेम टेम्परेचर लिमिट है कहीं पे और वहाँ पे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों वर्क कर रहे हैं, और अगर आपको COP रेफ्रिजरेटर का COP पता है तो आप उसमें सिर्फ सिंपली 1 को ऐड कर दीजिए, +1 कर दीजिए, वो निकल जाएगा COP ऑफ हीट पंप के बराबर। ओके, अब एक 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि थर्मल इफिशिएंसी, ऊष्मीय दक्षता बताइए। तो इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है? वर्क डन आउटपुट डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड इनपुट। या तो आप आउटपुट बाई इनपुट लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे वर्क डन आउटपुट बाई हीट सप्लाइड इनपुट लिख सकते हैं। ओके, अब पैरामीटर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, तो देखिए, हीट एब्जॉर्ब्ड है, सप्लाइड है Q1, ओके, हीट रिजेक्टेड है Q2, इफिशिएंसी क्या है? W बाई Q1 है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं W, Q, ये थर्मल इफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। हमने केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट को पढ़ा था। क्लॉसियस स्टेटमेंट ने हमको बोला था कि, क्या बोला था क्लॉसियस स्टेटमेंट में, कि हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में बिना किसी हीट इनपुट के, वर्क इनपुट के नहीं जा सकती है। और हमने ये पढ़ा था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में कि कोई भी हीट इंजन किसी भी एक हीट सोर्स के ऊपर या रिजर्वायर के ऊपर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट वेस्ट होगा, पूरा का पूरा हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, एक कॉमन
रिजर्वायर लिया जिसका सोर्स है T1, यहाँ से कुछ हीट लिए Q1, इंजन में सप्लाई की, इंजन से हमको मिला W, ठीक है। अब देखिए रिजेक्ट कुछ नहीं हो रहा, तो पूरा का पूरा Q1 किस में सप्लाई हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है W में, तो W इज इक्वल टू Q1 हो गया। ओके, अब हीट पंप का काम क्या है, हीट पंप का काम है कि सिंक से क्या करना, हीट को एक्सट्रैक्ट करना और उसको वापस भेजना कहाँ पर, सोर्स की तरफ। तो W इज इक्वल टू Q2 यहाँ से गया तो यहाँ Q1 प्लस Q2 हो गया। ओके, क्योंकि Q1 यहाँ सप्लाई हो रहा है और Q2 यहाँ से आ गया तो यहाँ मिल गया हमको Q1 प्लस Q2। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। वी नो दिस टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर डिफरेंट। हमने जो दो थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट पढ़े हैं वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, बट उनका इक्विवेलेंस देखते हैं। अब उनमें क्या समानताएं हैं उनको हम तलाशते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल दैट अ सिस्टम फॉलो वन स्टेटमेंट एंड वायलेटिंग द अदर वन, मीन्स अ सिस्टम विल फॉलो बोथ स्टेटमेंट्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब यह है कि दोनों स्टेटमेंट को कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता जो किसी को भी वायलेट करे, ये दोनों ही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सपोज देखिए जो डायग्राम हमने बनाया है उसी के लिए बता रहे हैं। सपोज अ हीट पंप एंड हीट इंजन वर्किंग इन दी सेम टेम्परेचर लिमिट, कोई सेम टेम्परेचर लिमिट है जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हीट इंजन और हीट पंप। ओके, इंजन वायलेटिंग द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बट हीट पंप फॉलोज द स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसियस। देखिए हीट इंजन जो है वो वहाँ पे केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, विरोध हो रहा है या टूट रहा है वो, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि एक ही रिजर्वायर के ऊपर वो काम कर रहा है। जबकि क्लॉसियस का जो स्टेटमेंट है वो हीट पंप के लिए बराबर फॉलो हो रहा है, क्योंकि उसको वर्क इनपुट भी दिया जा रहा है, तभी उसमें लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर हो रहा है। इंजन जो है वो वायलेट कर रहा है केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को, लेकिन हीट पंप जो है वो फॉलो कर रहा है क्लॉसियस के स्टेटमेंट को। इफ वी कंबाइन बोथ सिस्टम देन द रिजल्ट इज एज फॉलोज। अगर हम दोनों सिस्टम को कंबाइन करें तो रिजल्ट ऐसा निकलेगा, हीट पंप ट्रांसफर हीट Q2 फ्रॉम सिंक विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाई, सो इट इज द वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, देखिए हीट पंप क्या कर रहा है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम सिंक, लेकिन विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाई। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं है, यहाँ पर सिस्टम के अंदर से ही वर्क इनपुट मिल रहा है। तो ये भी वायलेशन हो गया क्लॉसियस स्टेटमेंट का, क्योंकि वर्क इनपुट बाहर से मिलना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, नंबर 2, हीट इंजन इज वर्किंग ऑन विथ ओनली अ सिंगल रिजर्वायर, दिस इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अगर हीट इंजन भी जो है यहाँ पर वो सिर्फ सिंगल रिजर्वायर के ऊपर काम कर रहा है तो यह भी केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का क्या है, वायलेशन है। ओके, हियर इफ वन सिस्टम इज नॉट फॉलो एनी ऑफ द स्टेटमेंट देन द अटैच सिस्टम विल नॉट फॉलो द अदर स्टेटमेंट। अगर कोई भी एक सिस्टम किसी एक स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है तो पूरा दोनों, फिर कोई भी सिस्टम अगर वायलेट कर रहा है रूल्स को तो वो पॉसिबल नहीं है। पहली चीज तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बिकॉज बोथ आर फॉलोड ईच अदर, इफ वन इज वायलेटेड देन अदर वन आल्सो। तो इस तरह से हमको यह पता चला कि अगर एक रिजर्वायर ने किसी भी एक स्टेटमेंट को वायलेट किया तो इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट भी वायलेट हो रहा होगा। दोनों में यही समानता है कि एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पे एक का वायलेशन हो रहा है एक स्टेटमेंट का तो दूसरा स्टेटमेंट का भी वायलेंस होगा। यही है इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस के कथन की समतुल्यता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास कार्नोट साइकिल। ओके, इसी का बात कर रहे थे हम, कार्नोट साइकिल। यूनिट नंबर 3 में भी कार्नोट साइकिल से 10 नंबर का डेरिवेशन आ सकता है या न्यूमेरिकल आ सकता है। यूनिट नंबर 4 में से भी कार्नोट साइकिल से 10 नंबर का न्यूमेरिकल या फिर आपका डेरिवेशन आ सकता है। ओके, अब कार्नोट साइकिल क्या, यह एक साइकिल है जिसमें क्या है, 4 प्रोसेस हैं और इसके अलावा इस साइकिल के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हैं, इसीलिए यह रिवर्सिबल साइकिल है। कोई भी साइकिल तभी रिवर्सिबल साइकिल होगा जब उसके सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे। अगर कोई भी एक प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो वह साइकिल रिवर्सिबल साइकिल नहीं कहलाएगा। समझिए अच्छे से, अगर किसी साइकिल में 4 प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस रिवर्सिबल हैं और एक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है या इरिवर्सिबल है तो वह साइकिल क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल साइकिल कहलाएगा। लेकिन कार्नोट साइकिल कैसा साइकिल है, कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है। इसका मतलब है कि इस साइकिल के सारे प्रोसेस क्या हैं, रिवर्सिबल है। देखिए फर्स्ट लाइन है,
A cycle is said to be a reversible cycle when each process in a cycle is a reversible process. जब किसी साइकिल के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं तभी वह साइकिल रिवर्सिबल साइकिल कहलाता है। अदरवाइज कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ तो वह साइकिल इरिवर्सिबल साइकिल कहलाता है। ओके, देखिए 4 प्रोसेस इसमें क्या क्या है अब देखते हैं। हमने जो 5 प्रोसेस पढ़े हुए हैं उन्हीं 5 प्रोसेसेस को यूज़ करके इस साइकिल को बनाया गया। सबसे पहला जो साइकिल है हमारा 1 से 2, पहला 1 से 2 जो है वो है आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस है, आइसोथर्मल। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, हीट सप्लाई हो रहा है सिस्टम को। ओके, और इसीलिए आगे लिख दिया गया है एक्सपेंशन, क्योंकि जब भी हीट सप्लाई होता है तो एक्सपेंशन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट सप्लाई करेंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है। ओके, सेकेंड प्रोसेस है यहाँ पे 2 से 3 जो है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और आगे में हमने लिख दिया del Q इजिकल टू 0, इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफर जो है वो 0 है। प्रोसेस 3 से 4, 3 से 4 जो प्रोसेस है वह है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। इसका हीट रिजेक्ट हो रहा है तो ये कंप्रेशन कहलाएगा। ओके, 4 to 1 आइडियाबैटिक कंप्रेशन है जहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो 4 प्रोसेस हुए, 2 आइसोथर्मल हुए, 2 आइडियाबैटिक हुए, ठीक है। 2 में हीट, एक में हीट एडिशन हुआ आइसोथर्मल में और एक में हीट रिजेक्शन हुआ, क्योंकि किसी भी साइकिल में हीट सप्लाई भी होगा और हीट रिजेक्ट भी होगा। अब 4 प्रोसेस में से 2 आइडियाबैटिक थे। आइडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अब बाकी के जो 2 प्रोसेस बचे हैं उसमें ही हीट ट्रांसफर सप्लाई होगा या रिजेक्ट होगा। उसके अलावा आइडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो प्रोसेस है उसमें आपका वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा, देखते हैं। ओके, देखिए हमने डायग्राम बनाया है। पहला डायग्राम जो है वो है पीवी डायग्राम और दूसरा डायग्राम जो है टीएस डायग्राम है। एक एक करके समझेंगे। पीवी डायग्राम मतलब पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम। ओके, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। अब हमने इसका डायग्राम पहले पढ़ चुके हैं 5 प्रोसेस के लिए। पहला प्रोसेस है 1 से 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन। 1 से 2 पहला पॉइंट ले लिया हमने कहीं पे 1। अब 1 से 2 का जो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसका कर्व जो बनता है वो हमने बनाया, और वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए ये कहाँ गया, नीचे की तरफ गया। अदरवाइज अगर वॉल्यूम रिजेक्ट कम होता तो यह प्रोसेस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता, परंतु यहाँ पर ये नीचे की तरफ आया है। प्रोसेस 2 से 3 जो है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ठीक है। तो 2 से 3 एक्सपेंशन है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो 2 से 3 में वॉल्यूम को फिर बढ़ाए हैं हम। और ग्राफ तो लगभग सेम होता है, स्लोप ज़्यादा होता है आइडियाबैटिक का, आइसोथर्मल का स्लोप थोड़ा कम होता है। 3 से 4 जो है वो है हमारा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्ट हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है अब 3 से 4 की तरफ। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। 4 to 1 है आइडियाबैटिक कंप्रेशन। तो किसी भी साइकिल में जो पहला प्रोसेस होता है, आखिरी प्रोसेस, वो उससे कनेक्ट होता ही है, तभी उसे साइकिल कहते हैं। तो 4 to 1 में सिंपली आप मिला भी सकते हैं, या अदरवाइज ये जस्ट अपोजिट है। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो कर्व आपने खींचा है उसके जस्ट अपोजिट है। तो यह एक शेप बन गया है। इस शेप को आप क्या कह सकते हैं, बर्फी शेप कह सकते हैं। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं कि आइडियाबैटिक कार्नोट साइकिल में पीवी डायग्राम जो है वो बर्फी के रूप में हमको मिलता है। ओके, नेक्स्ट डायग्राम है टीएस डायग्राम। टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी। ओके, टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी। अब देखिए पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल हीट एडिशन, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, और जब भी हीट सप्लाई होता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। ओके, आगे एक टॉपिक है एंट्रोपी, तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा एंट्रोपी। अभी बस आप इतना जानिए कि जब भी हीट सप्लाई होता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, पहली चीज। तो इसीलिए 1 से 2 में देखिए डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ गया है। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी उस साइड बढ़ रही है। नंबर 2 है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक का कर्व मैंने आपको बताया नहीं था, पर मैंने आपको ये बताया था कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसे ही हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। सेकेंड प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके,
एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है, तो मैंने आपको बताया था पहले कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइजेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। आइजेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस मतलब वर्टिकल लाइन बनेगा यहाँ पर, 2 से 3 वर्टिकल लाइन कहाँ की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, एक्सपेंड हो रहा है। देखिए कोई भी चीज़ का जब एरिया हम बढ़ाते हैं, हीट तो सप्लाई हो नहीं रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए 2 से 3 नीचे की तरफ आया। फिर देखिए 3 से 4 है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो ये आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, इसके लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनना था कांस्टेंट, है ना, क्योंकि वहीं पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। हीट रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है, वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है, और तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी कम हुआ है, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। कोई भी चीज़ जितने ज़्यादा वॉल्यूम में फैली होती है वो उतनी ज़्यादा अव्यवस्थित होती है, और कोई भी चीज़ जितने कम वॉल्यूम में रहती है उसकी एंट्रोपी उतनी कम होती है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एंट्रोपी भी कम हो रही है। 4-1 है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि कार्नोट साइकिल मतलब इसके सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हैं। तो आइडियाबैटिक कंप्रेशन जो हो गया वो हो गया आइजेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। आप तो आइजेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी मतलब वर्टिकल लाइन यहाँ पे बन गया आप, और 4-1 कंप्रेशन है। तो कोई भी कहीं पे भी जब एरिया हम कम करते हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है ना। जैसे कि किसी बड़े गंजी में अगर आप दूध को रखते हैं, गर्म दूध को, तो वो कम ठंडा लगेगा, और अगर आप उसको छोटे से जगह में किसी गिलास में या छोटे जगह में रखते हैं तो वो ज़्यादा गर्म लगता है। तो इसीलिए टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है। तो अब देखिए टीएस डायग्राम भी हमारा बन चुका है। टीएस डायग्राम कैसा शेप में बना है, डब्बे के शेप में बना है। पीवी डायग्राम कैसे शेप में बना है, बर्फी के शेप में बना है। ओके, तो ये समझ लीजिए कि डब्बे में बर्फी है कार्नोट साइकिल। ओके, तो डब्बा है टीएस डायग्राम, बर्फी है पीवी डायग्राम, डब्बे में बर्फी है। ओके, अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर। देखिए इन ऑल प्रोसेस वेरीज फ्रॉम P1 टू P2 देन P3 टू P4। देखिए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर P1 से P2 की तरफ जा रहा है, फिर P2 से P3 हो रहा है, फिर P3 से P4 हो रहा है, फिर P4 से P1 हो रहा है। प्रेशर का वैल्यू हो रहा है ऐसा, है ना, समझ रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो P1 हो गया, यहाँ जो वैल्यू P2 हो गया, यहाँ जो वैल्यू P4 हो गया, यहाँ जो वैल्यू है वो P3 हो गया। ओके, अब देखिए लाइक दिस वॉल्यूम अल्सो बट टेम्परेचर एंट्रोपी विल कांस्टेंट अल्टरनेटिवली। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम भी जो हो रहा है वो 1 से 2 में बढ़ रहा है, 2 से 3 में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 3 से 4 में कम हो रहा है, 4 to 1 में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप ऐसा बताएंगे कि प्रोसेस 1 से 2 का आप बताएंगे कि प्रोसेस 1 से 2 में क्या हो रहा है। तो देखिए आपको ऐसे लिखना है कि प्रोसेस 1 में प्रेशर जो है वो है P1, वॉल्यूम जो है वो है V1, टेम्परेचर जो है वो है T1, और इसके अलावा ये 3 टर्म्स ही हैं, तो ये तीनों हो गए। और पॉइंट नंबर 2 पे जो प्रेशर है वो P2 है, पॉइंट नंबर 2 पे जो वॉल्यूम है वो V2 है, पॉइंट नंबर 2 पे जो टेम्परेचर है वो T2 है। सेम इसी तरह से आप पॉइंट 3 और पॉइंट 4 के लिए भी बताएंगे, वही चीज़ इसमें बताया गया है। ओके, अब देखिए इफिशियंसी ऑफ कार्नोट क्या होती है, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड। इफिशियंसी का तो फॉर्मूला यही है, आउटपुट बाय इनपुट, या फिर वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड बोलेंगे आप, क्योंकि इंजन में हम हीट सप्लाई करते हैं और वर्क आउटपुट हमको मिलता है। तो वर्क आउटपुट W, हीट सप्लाइड Q1। तो हीट इंजन का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वही आ गया हमारे पास, W/Q1। तो इसका डेरिवेशन कैसा है, इसका डेरिवेशन जस्ट सेम है, किसके जैसा है, हीट इंजन के जैसा है। तो W/Q1 को अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q1 - Q2/Q1 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए एंट्रोपी का जो फार्मूला है, एंट्रोपी का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, पर चेंज इन एंट्रोपी का, एंट्रोपी में कितना चेंज आया ये हम पता लगा सकते हैं। देखिए एंट्रोपी का कोई भी रीडिंग नहीं है, कोई मीटर नहीं है कि जिससे हम एंट्रोपी को मेजर कर सकें। इसका मतलब होता है अव्यवस्था, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। मतलब कोई भी चीज़, किसी लाइब्रेरी में अगर बुक जमे हुए हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या है, कम है, परंतु अगर वहाँ पे बुक फैले हुए हैं, अव्यवस्थित है, यहाँ वहाँ फेंकाए हुए हैं, तो उस रूम की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, अब देखिए एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, del Q/T। एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, del Q/T के ऊपर। अगर del Q को बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी कम होगा। तो एंट्रोपी किसका फंक्शन है, हीट का फंक्शन है। जब जब हीट सप्लाई होगा एंट्रोपी बढ़ेगी, इसीलिए यहाँ पर हीट सप्लाइड हुआ तो यहाँ पर हीट सप्लाइड हुआ तो एंट्रोपी बढ़ी, और यहाँ पर हीट रिजेक्ट हुआ तो एंट्रोपी क्या हुई, कम हुई। क्यों, क्योंकि इसका कारण है एंट्रोपी जो है वो हीट का एक प्रोपोर्शनैलिटी फंक्शन है। ओके,
अगर एंट्रोपी किसी फंक्शन में कांस्टेंट है या किसी प्रोसेस में कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो उस केस में S1 इजिकल टू S2 हो जाएगा। ओके, मतलब दोनों ds का मतलब क्या है, S1 माइनस S2, डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी है। जैसे कहीं dt लिखा होता है तो हम T1 माइनस T2 लिखते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे ds लिखा है तो हम लिखेंगे S1 माइनस S2 लिख सकते हैं। परंतु अगर एंट्रोपी सेम है तो S1 और S2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तब उस केस में ds क्या हो जाएगा, Q1 बाई T1 हो सकता है या Q2 बाई T2 हो सकता है, क्योंकि एंट्रोपी अब चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब Q बाई T का रेशियो क्या होगा, अब जो भी होगा उसका वैल्यू क्या आना है, एंट्रोपी के बराबर होना। इसलिए Q1 बाई T1 करो चाहे Q2 बाई T2 करो, वही आना। अब ये फार्मूला हमारे पास आया इफिशियंसी का, जहाँ पे Q1 को कैंसिल किए तो हमको मिल गया 1 माइनस Q2 बाई Q1। और इफिशियंसी को अगर, क्योंकि ये रिवर्सिबल साइकिल है इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, Q2 बाई Q1 को लिख सकते हैं T2 बाई T1। ओके, अब लिमिटेशन क्या क्या है देखते हैं इस साइकिल का। कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, इसके अलावा डेरिवेशन में भी आप बताएंगे कि कार्नोट साइकिल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या क्या लिमिटेशन है। देखिए पॉइंट नंबर 1 है, आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो दुनिया का सबसे स्लो प्रोसेस है, और आइडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो दुनिया का सबसे फास्ट प्रोसेस है। और यहाँ पे हमारा इस साइकिल में 4 प्रोसेस हैं, इसमें से दो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 प्रोसेस आइडियाबैटिक प्रोसेस हैं। ओके, अब देखिए जैसे दूध को आपने गर्म किया और उसको रख दिया आपने ठंडा होने के लिए, तो लगभग एक घंटे के आसपास का समय ले लेता है वो ठंडा होने में। तब जाके वातावरण का टेम्परेचर और दूध का टेम्परेचर कॉमन हो पाता है, सेम हो पाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को सेम टेम्परेचर होने के लिए काफ़ी समय लगता है, इसीलिए इसको स्लो प्रोसेस कहा गया। आइडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है जैसे कि गुब्बारे में हवा भरा हुआ है, वो गुब्बारा फूट गया, ओके, वो बैलून फट गया, बस्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उस बैलून में जितना भी एयर है वो वातावरण के एयर के साथ तुरंत मिक्स हो जाता है। इसीलिए हाँ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस, और ये दुनिया का सबसे फास्ट प्रोसेस है। ओके, सो देखिए अब आप क्या, यहाँ पर आपने जो साइकिल बनाया है उसमें 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है और 2 प्रोसेस आइडियाबैटिक है। मतलब एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक उसेन बोल्ट है दौड़ने वाला, वर्ल्ड बेस्ट एथलीट है, तो एक लंगड़ा व्यक्ति है, तो इन दोनों को आप साथ में कैसे रख पाएंगे, तो दिक्कत है, ये दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन कैसे जमेगा, नहीं जम सकता है। ओके, तो इसी कारण यह साइकिल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन सही नहीं है कि एक सबसे स्लो है और एक सबसे फास्ट है और इन दोनों को आपने एक साथ जोड़ दिया। ओके, नंबर 2 देखते हैं। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट सप्लाई, टेम्परेचर कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टेम्परेचर कब सेम होगा, जब क्या होगा, कोई भी धातु जो होगी वो सुचालक होनी चाहिए, गुड कंडक्टर होनी चाहिए, तभी तो हीट सप्लाई होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो हीट ट्रांसफर ना हो उसके लिए वस्तु को कैसा होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। ओके, कैसा होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडक्टर चाहिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इंसुलेटर चाहिए। फिर से समझिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सुचालक चाहिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कुचालक चाहिए। तो दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो एक समय में सुचालक बन जाए, एक समय में कुचालक बन जाए। देखिए साइकिल का मतलब इंजन, जो अब देखिए कार्नोट साइकिल भी हीट इंजन के जैसा ही है, तो आपके मोटरसाइकिल में जो मटेरियल यूज़ हुआ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मटेरियल एक समय में कंडक्टर बन जाए, एक समय में इंसुलेटर बन जाए, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होने के कारण ये लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं इस साइकिल के। इसके अलावा इस कारण यह साइकिल पॉसिबल नहीं है। परंतु यह साइकिल क्या काम आता है, क्यों इसको पढ़ते हैं हम, तो इसका कारण यह है कि रिवर्सिबल साइकिल जो है उसकी इफिशिएंसी को मैक्सिमम माना गया है। जैसे कि देखिए महात्मा गांधी जी अभी नहीं है, पर हम उनके बातों को सुनते हैं, उनको याद करते हैं। क्यों नहीं होते हुए भी उनको क्यों याद करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि उनसे कुछ प्रेरणा मिलती, कुछ जानकारी मिलती है। सेम ऐसे ही कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो उस मैक्सिमम इफिशिएंसी को गेन करने के लिए, उसके आसपास पहुंचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि साइकिल की इफिशिएंसी के जैसा ही हमारे साइकिल का इफिशिएंसी हो। एक छोटा सा लाइन यहाँ छूट गया है, वो भी देख लेते हैं। इन दिस यूनिवर्स देयर इज नो एनी मटेरियल विच हैव एज कंडक्टर एंड आफ्टर सम टाइम्स इट बिहेव एज इंसुलेटर, एज सो कार्नोट साइकिल इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बट इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अदर साइकिल। ओके, यही चीज़ है कि एक समय में कंडक्टर और एक समय में इंसुलेटर की तरह कोई भी मटेरियल वर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए साइकिल पॉसिबल नहीं है। परंतु यह साइकिल यूज़ होता है दूसरे साइकिल से कंपेयर्स के लिए। ओके, तो कार्नोट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। इस साइकिल से
10 नंबर का क्वेश्चन डेरिवेशन थर्ड यूनिट में भी आ सकता है, फोर्थ यूनिट में भी आ सकता है। इसके न्यूमेरिकल थर्ड यूनिट से भी पूछे जा सकते हैं, फोर्थ यूनिट से भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए इसका टीएस डायग्राम का शेप कैसा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, डब्बे के जैसा है, और इसका पीवी डायग्राम का शेप है बर्फी की जैसा है। तो डब्बे में बर्फी ऐसा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स आप इतना पढ़िए, और नेक्स्ट क्लासेस में हम कार्नोट्स थ्योरम और अदर टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच।